गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर। और इकरा, आपको पता है कि हमारे साथ थर्सडे एंड फ्राइडे को एक ऐसा बच्चा कह सकते हैं, नहीं बच्ची कह सकते हैं, नहीं, जो कि बच्चों की केयर करती हैं, वो मौजूद होती हैं। वेलकम करते हैं उनको जी। इकरा को हमारे साथ हैं आज। हमारे साथ इकरा, हाँ जी, इकरा है और बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इनको थर्सडे और फ्राइडे को शो होता है। आप अपने जितने भी मसाइल हम हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, इनसे आंसर। जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अक्सर? मैं ठीक ठाक और बस डाउन क्यों? गुड मॉर्निंग आपको, खैरियत से हैं? अच्छी लग रही है वैसे आप, ग्रीन एंड ब्लैक में बहुत खूबसूरत। और ये बताएं कि आज जो है एक स्पेशल डे है और उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। फाउंटेन हाउस उस पर बात हो रही थी, जो ज़हनी मरीज़ हैं उस पर बात कर रहे थे। फिर हमारे साथ आज़म साहब मौजूद हैं, बाजवा साहब मौजूद हैं, बहुत सी बातें चल रही थी। ये बताएं आप कि अभी बात कर रहे थे मुलबना जी से कि जो ख़वातीन आती हैं मोस्टली उनको क्या रीज़न्स होती हैं कि उनका जो है मेंटल जो लेवल है वो ख़राब हो जाता है। एक तो बता रही थी कि कम एजुकेशन होती है, या अगर ज़्यादा लड़कियां पैदा होगी, बेटा पैदा नहीं हो रहा। तो आपके पास इस तरह के लोग आते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी सोसाइटी है वो बेसिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ पर ये जो मिस लुबना ने बात की, बल्कि मैंने खुद भी फाउंटेन हाउस में काम किया, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ काम करने का। वहाँ पे जितने भी हम लोगों को वहाँ पे क्लाइंट जो थे मैंने देखे, वो भी इस किस्म के थे। दूसरा, कुछ हालात और फीमेल्स की एजुकेशन के साथ साथ मैटर करता है। फीमेल्स की जो हाइजीन, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा, हम लोग अपनी फीमेल्स को घर में बाउंड करके रखने की कोशिश करते हैं। ये जो कुछ प्रेशर होता है और फीमेल्स पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कहा जाता है कि अपने मेल्स के साथ उनका कंपैरिजन रखा जाता है। हम लोगों को बहुत सारी चीजें होती है जो कही जाती है कि ये मेल्स के लिए तो अलाउ है लेकिन फीमेल्स के लिए नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं फीमेल्स को इस तरफ लेकर आने में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आजम साहब से क्वेश्चन था, अक्सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछना है। गोस्ट एनजीओज, गोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका जो मतलब जिनका जो हदूद है, जिनका वजूद है, सॉरी, वो सिर्फ पेपर की हद तक है, उनसे कांटेक्ट किया जाए या कुछ भी किया जाए वो अवेलेबल नहीं हो जाता। तो इसका क्या, जैसे सोशल जस्टिस है, कोई लॉ या इन्फोर्समेंट है या कोई इसके बारे में? देखिए, ये तमाम मामला जो है जी कानून के तहत ही रेगुलेट होते हैं और होने चाहिए। जिस तरह के सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस है 1961 का पाकिस्तान में, ये प्रोविंशियल लॉ है। इस तरह फेडरल लेवल पे भी एक कानून है जिसके तहत रजाकार तंजीमों को रजिस्टर्ड किया जाता है और उनकी मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। अब उसकी इन्फोर्समेंट हो कि उनके फंक्शंस जो हैं या ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको फंड्स कौन मुहैया कर रहा है और उनके पास जो फंड्स हैं उसकी यूटिलाइजेशन वो ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ भी अपने फंड देती है वो उनसे पूछने के लिए सोशल सर्विसेज बोर्ड जैसे पंजाब लेवल दे आर देयर टू मॉनिटर दी परफॉर्मेंस। लेकिन जिसका जो आपने कहा कि गोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर की हद तक है, देखें, अगर तो वो फंड रेजिंग अपने तौर पे कर रही है, उनको भी चेक गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर रही हैं जिन पर्पस के लिए वो बनाया गया था, या कुछ और काम कर रही हैं, उसको भी चेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि अगर ऐसी एनजीओज हैं तो लोगों को उनसे होशियार रहने के लिए कि वो डोनर्स उनको डोनेशन ना दें, मीडिया के जरिए या कोई ऐसी कैंपेन जारी रहनी चाहिए और ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये ना किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये तमाम फिर वही एनफोर्समेंट की बात है जो हम अभी कर रहे थे कि जो लॉज की एनफोर्समेंट चाहिए, ये रूल ऑफ लॉ है। इसके ये भी बाजवा साहब ने जो आइन का दिया आपके सामने, इसके लिए हर जुमे को जो जुमे का खुतबा है उसमें एक छोटी सी आयत मौलवी साहब हम पढ़ते हैं, बिल्कुल से, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान व इताई ज़िल कुर्बा वल इत्यामा वल मसकीन। अब आप देखें कि कोई किसी और की तरफ से ऑर्डर नहीं, इन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि अदल करें, बिल्कुल ठीक, और एहसान करें। जो काम हम करने की कोशिश थोड़ा सा करें, बिल्कुल एक समझे कि एक ड्रॉप है कि जिसके लिए ये वॉलंटियर्स मौजूद है। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर है, आजम साहब कॉल लेते हैं। मिसेस ताहिर दोबारा आई है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ताहिर। वालेकुम सलाम जी। मैं आज का एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, सोशल जस्टिस, तो उसी के हवाले से एक पैगाम देना चाहती हूँ प्लीज। जी जी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने में आपकी एक ज़रा गुम हो गई, तो एक यहूदी को मिली। आपको किसी ने बताया कि वो यहूदी के पास है आपकी, तो वो जब उससे बात की गई तो उसने कहा नहीं ये मेरी है,
आपकी नहीं है। तो आप वो अदालत में वो केस लेके गया और जब अदालत में उसने प्रूफ कर दिया कि ये ज़रा मेरी है, क्योंकि उसने गवाह भी साथ लाए और हजरत अली खामोश हो गए। जब वो बाहर आया केस वो जीत चुका था, लेकिन वो उन्हें पता था कि ये ज़रा मेरी है, तो वो उनके कदमों में गिर गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने कहा कि आप वक्त के खलीफा हैं और आपने एक इस तरह की मिसाल कायम की है। तो ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ये तो यजीद के पैरोकार हैं। ये तो ये अपनी अयाशियां अपने लिए हर चीज अपने लिए रोड के ब्लॉक कर देते हैं और अपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस ताहिर, आपने कॉल किया और आपने जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे थे। अभी हम जो क्वेश्चन किया था अक्सर ने, अच्छा एक इसमें जो एक एलिमेंट है वो ये है कि सोशल मीडिया पे सैकड़ों ऐसे पेजेस हैं और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं कि जिस पे जो है नंबर्स होते हैं, उनके ऑफिस के नंबर हैं एनजीओज के, लेकिन ना वो कॉल पिक करते हैं ना वो उसका जो है रिस्पांस देते हैं, लेकिन वहाँ पे अकाउंट नंबर जरूर मौजूद होता है कि यहाँ पे आप फंड ट्रांसफर कर दें। तो इसका क्या हल होना चाहिए? मैंने कहा कि वही जो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की मशीनरी है मॉनिटरिंग और इसके लिए अप्रेजल के लिए, उसको ही हरकत में आना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि कॉलर की कॉल अटेंड नहीं करते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वो महकमा जो है जो कि इसका, और आपको सूबाई और मरकजी सतह पे ऐसे महकमे मौजूद हैं जिनका काम ही यही है कि गोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि देखें जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशन का हमने जिक्र किया, जिससे मेरी वाबस्तगी है, जैसे ये लुबना बैठी है या ये बाजवा सा, ये तो नजर आ रहा है इनका काम, कहते हैं जी के हाथ कंगन को आरसी किया। तो अब ये जो अभी कॉलर ने कहा तो वो भी मिसाल ध्यान में रखें कि जब खलीफा जो मुसलमानों के थे उन्होंने जो कुर्ता बनवाया तो सवाली ने सवाल कर दिया खड़ा होकर कि जी आपका कद लंबा है, तो आपका ये तो एक चादर में बंध नहीं सकता था, सब मुसलमानों को एक चादर मिली। ये देखें सोशल जस्टिस की बुनियाद ये है कि हाईएस्ट ऑफिस को क्वेश्चन करने का मौका मुहैया किया जाए और उसका जवाब दिया जाए और जवाब देने और सुनने का हौसला हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये है हमारी ये। और अगर हम आइन को देखें जी, हम अपने मजहब को, इस्लाम को देखें या इस चार्टर को देखें जो यूनाइटेड नेशन है, बुनियाद वही है कि जी इंसाफ हो, सोशल जस्टिस हो, तभी मुमकिन है कि जो ये सवाल जो इक्तदार में है, जो पावर में है, वो भी सवाल को बर्दाश्त करे और जो सवाल का जवाब दे और उस पे पूरा, उस मयार पे पूरा उतरे कि जो कि ट्रस्ट उस पे अवाम ने या लोगों ने किया है। मेरी राय में यह है कि जी के ये आइन हमारा दीन, कुरान पाक और ये तमाम तालीमात अपनी जगह मैंने कहा सब चीजें मौजूद। अब सवाल यह है कि हर 8वें दिन उस खुतबे में उस आयत को सुन के डेढ़ जुमले में है वो सब सुन के आ जाते हैं, लेकिन वो जो अदल क्या मौजूद है और हम जिस गैप में, हम जैसे शुरू में मैंने किया, उस गैप में जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि देखें ज़कात जो 2.5% मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड है, इससे ज्यादा जो दे, और कुरान पाक में बार बार कहा गया कि जो मेरे माल में से दिया गया है वो जब आप दोगे तो अल्लाह ताला के यहाँ वो जमा हो जाएगा, जमा जब होगा तो 70 गुना तक आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये पैगाम जो है ये लोग हमारे पूरी दुनिया में ये पैगाम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। तो ये हम चाहते हैं कि ये इस तरह सोचा जाए कि किस तरह से इन मामलात पे अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल ठीक है। रिजवान साहब बताइएगा कि क्या मुश्किलात आती हैं आपको अपने काम करते हुए जब एनजीओज में होते हैं? मुश्किलात, सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है आप लोगों को जो सबसे हर्डल्स आती हैं? मुश्किल उसमें यही आती है कि बाद लोग जो डिपेंडेंट है मतलब किसी का इलाज करवाना है, ठीक है, हमारी कोशिश है कि भाई ये कोई बंदा है, इसको कोई भी इसे मसला है उसको हल किया जाए, ठीक है। बाद दफा ऐसी सूरत हाल होती है कि लोग इतनी मायूसी में चले जाते हैं कि वो तैयार ही नहीं होते, ठीक है, कि जो है वो उनका इलाज करवाया जाए या उनका कोई मसला हल करवाया जाए। दूसरे शोबों की तरह एनजीओ का भी यही मसला इसमें आ गया हुआ है कि जब आप एनजीओ का नाम लेते हैं तो दूसरे तरफ बहुत से सवालात उठ जाते हैं फौरन ही, ठीक है, कि जी आपको फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, आप इसे कहाँ खर्च कर रहे हैं,
وہ جو سوال وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہتے کہ آپ کوئی اس میں غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے سوالات منفی قسم کے ہوتے ہیں جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ جو شاید کوئی گپلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر تھوڑا سا ذہنی تناؤ آتا ہے کہ اگر آپ نے ایک نیتی سے کوئی کام کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، آپ اس کے فائدے کی سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس وقت تھوڑی مشکلات. باقی ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہی یہاں مشکلات جو ہے وہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مشکلات سے ہی جو شروع ہوتا ہے، جو حل ہے یا جو اس میں اچھا عمل ہے وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل اسے جب آپ نکلیں گے اس نیت سے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو وہ پھر انسان ڈھونڈ ہی لیتا ہے. جیسے یہ کچھ عرصہ پہلے شاید میڈم لبنہ کو اس بات کا احساس نہ ہو، میں نے کہا جی ابھی انہوں نے جو اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے، ابھی یہ خواتین کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ خواتین اس قابل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ معاشرے میں ان کا مقام ہے. بالکل صحیح. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اور 5-10 سال بعد جو مرد ہے وہ ایک بڑی مظلوم مطلب مظلوم ہو جائیں گے. آپ جتنے جوکس دیکھے کچھ مطلب موبائل پہ ہو یا فیس بک پہ ہو، وہاں مرد کو مظلوم ہی جو ہے شو. صحیح. وہ میں یہ بتانے لگا تھا کہ انہوں نے ایک میں نے ان کا کالم پڑھا، اچھا، اس میں یہ مساوات کے اوپر ہی ان کا ایک کالم تھا کہ گھر سے جب یہ نکلتی ہیں تو ایک مطلب ایک چھوٹا سا، ویسے تو سوچا جائے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ فٹ پاتھ، مطلب انہوں نے چلنا ہے تو فٹ پاتھ میسر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہم نے ایک رواج بن گیا کہ چاہے پیچھے 20 فٹ دکان ہے یا کوئی بھی شو روم، جب تک ہم 10 فٹ آگے نہیں نا اسے سڑک پہ نہیں لے آئیں گے ہم سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا. تو انہوں نے اس فٹ پاتھ کو ایشو بنا کے تو لکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب سوچتا تو بندہ یہی ہے کہ جی یہ اس پہ کیا مطلب انہوں نے لکھ دیا، لکھ کے یہ انہوں نے خود پڑھ لیا یا میں نے پڑھ لیا، کسی اور نے پڑھ لیا. لیکن یہ پچھلے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہی کالم پہ بلکہ ان سے بات کرتے ہیں کالم پہ. بتائیں لبنہ جی، یہ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں رضوان صاحب، حکومت نے اس پہ باقاعدہ بل پاس ہو گیا، واہ واہ بہت ہو، کہ فٹ پاتھ پہ جو لوگ اپنا کاروبار کریں گے ان کو کتنی سزا ہوگی، کتنا جرمانہ ہوگا. اچھا ٹھیک. تو اس طرح اگر ہم کوشش کریں، مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہے تو وہ اس کا اثر ہوتا ہے. مطلب وہ بھی ایک سوشل جسٹس ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو آپ نے روڈ کے اوپر چلنا ہے اور آپ کو میسر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جی آپ نے کالم لکھا جسے کو بتا رہے ہیں، اور یہ خیال کیسے ویسے آیا کہ یہ لکھنا چاہیے؟ یہ ویسے بچپن سے ابو کی طرف سے بہت ہوتا تھا کہ گھر میں سنڈے کو 8-10 نیوز پیپرز آنے ہیں، کتابیں آنی ہیں، ڈکشنری. تو ابو میرے جو ہیں ان کو بکس ریڈنگ کا بہت شوق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بک پڑھتے رہو اور لکھو اس پہ. پہلے بھی کالج کے زمانے میں بھی میں لکھتی تھی، کالج میگزین میں بھی، پھر ویسے جابز وغیرہ میں بزی نہیں ہو کر سکی. لیکن جب میں اس ادارے میں فاؤنٹین ہاؤس، سکوت، یہ NGOs وغیرہ کو دیکھا تو پھر دوبارہ سے وہ جو شوق تھا نا وہ جاگا کہ نہیں لکھنا چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو، اویئرنیس کے لیے لکھنا شروع کیا اپنے ادارے کے حوالے سے. بات جو ہم بات کر رہے تھے وہ کس طرح سے؟ اب بھی ریسنٹلی کوئی 2 ہفتے پہلے کی بھی یہ بات ہے کہ بارش ہوئی تھی اور راستہ ظاہر ہے ہماری جو گلیاں محلے ہیں تو انہیں پانی کھڑا ہو جاتا. بلکہ ڈیفینس میں بھی میں ایڈن کاٹیج میں رہ کے ہی تو وہاں بھی پانی کی یہی سچویشن ہے کہ وہ پانی کھڑا رہتا ہے. تو رات کے ٹائم میں جا رہی تھی تو فٹ پاتھ کے بالکل کنارے پہ محلے میں کوئی شادی تھی تو انہوں نے بالکل کنارے پہ وہ بانس لگا کے اور وہ شامیانے کھڑے کیے. اور میں حیران تھی کہ میں تو 9 بجے گھر گئی ہوں تو سارا دن جب وہ سیٹنگ ہوئی ہے تو محلے میں سے کسی کو یہ شعور نہیں ہوا کہ کسی نے پیدل جانا ہوگا، رات کو کوئی بیمار ہو جائے گا تو جانا ہے یا نہیں جانا. تو وہ اس پہ پھر مطلب یہ تو روٹین میں بھی
अभी भी ये कह रहे हैं कि कानून बन गया, पता नहीं अमल दरामद कब होगा। तो मैंने उस पे भी उन 2-4 लोगों से कहा, मैंने कहा आपको ये चाहिए था कि थोड़ी सी जगह 2 कदम की जगह छोड़ दें चलने कोई के लिए, पैदल जाने के लिए। बिल्कुल सही तो है। ये हमारे माशरे में है कि हमें अगर थोड़ा सा हम सोचते नहीं है किसी के बारे में, हम कहते हैं कि अच्छा रात की तो बात है, हमने एक दिन रात का को बात तो है, बाद तार में जो है हमने वो अब रात को कल तो किसी नहीं को होगा। हार्ट अटैक हो जाए, कोई बुजुर्ग हो तो कोई गाड़ी नहीं आ सकती। सही है। अब लोग इतनी मतलब बेहिस हो मतलब जाते वैसे हैं। मोस्टली देखा जाता है कि सिर्फ जिस अपने- गली में शादी हो वो आगे से उसको बंद कर दिया जाता है, रोड्स रोड्स बंद कर दिए जाते हैं। सिंध में बिलावल भुट्टो के लिए रोड बंद किया गया जी। और एक बच्चा जो है वो हॉस्पिटल के बाहर उसकी डेथ हो गई कि प्रोटोकॉल की वजह से उसे आगे नहीं जाने दिया। बिल्कुल सही। वो बाद में फिर उनके घर गए, प्रेशर डाला, उसने कहा जी इनका नहीं है, वजीर आला साहब भी चले गए, बिलावल साहब ने, लेकिन वो बच्चा देखना तो ये है कि वो जो एक कीमती जान थी उसे एक वहां से सिर्फ गुजरने की वजह से बिल्कुल ठीक है। उसकी जान जो है हम वो लोग कहते चली नहीं है ना दूसरों को कि भाई छोड़ दो, हर बंदा चुप करके खड़ा रहता है। इतनी सी जगह है तो वहीं पे मुझे सारा होता है कि फंक्शन मतलब वो अरेंज किया हाँ गया है। मियां साहब की शादी है, फलां साहब की भाई की शादी है, तो हम वही उस पे आवाज कहते नहीं हैं। करता। एक इज्तिमाई तौर पर हर इशू पे वैसे देखिए बात ये छोटी सी है, सीरियसली मतलब छोटा सा इशू है, लेकिन कितना ज्यादा इसका जो है वो नुकसान हो सकता है। हमें इस चीज की केयर करनी चाहिए कि वाकई जब शादी होती है और अपना जो घर के आगे ठीक है आप उसको बंद कर देते हैं, देखें कम से कम कुछ गैप होना चाहिए ताकि लोग गुजर सकें। इस पे हम बात कर रहे थे और अभी हमारे साथ मौजूद हैं इकरा। और इकरा आप ये बताइए कि जो होती हैं लड़कियां स्पेशली वो किस तरह जब आपके पास आते हैं तो उनको ज्यादा किस चीज का टेंशन होती है, मतलब जो एक टीनेजर जब आते हैं उनको क्या शिकायत होती है? टीनेजर को किस इस सिलसिले में हाँ, जो आपका जो काम है जब आपके पास जी आते जी हैं वो लोग। बिल्कुल, आजकल जो स्टूडेंट हैं उनको कैरियर को चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने ठीक आपको है। लास्ट टाइम पिछले शो में भी ये बात की थी कि कुछ फैमिली प्रेशर होता है, आप ये सब्जेक्ट चूज करो, इसको आओ। और आजकल ये जो मोबाइल फोन्स की वजह से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इस किस्म के जो हैं क्लाइंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि मतलब लव सीन की वजह से जी। कुछ ब्रेकअप्स हो रहे हैं जितनी हाँ, जल्दी। वैसे भी प्रॉब्लम है वैसे लव सीन। जी अच्छा, ठीक बिल्कुल, है। जिस तरह से आपका रिलेशनशिप बन रहा है ना जल्दी जल्दी में, हाँ। लाइक इतने मतलब सोशल मीडिया की वजह से, उसी तरह से आपके ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं। तो जो अटैचमेंट आपकी खत्म हो रही है तो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये आजकल जो है बहुत ज्यादा कॉमन इशू बन चुका है टीनेजर के अंदर स्पेशली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वाकई होता ही है कि जो लवर्स होते हैं पता नहीं वो क्या चाहते हैं, मतलब देख लें, अपने आप को देखकर चलें यार, जिंदगी गुजारनी है, पहले अपना करियर उसको बनाएं। अभी आजम साहब ये बताइए कि जो है आप कुछ अपने बचपन की बात बताएं, किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया और वो क्या वो दिन थे? बचपन तो जो उसका बचपन और जो शुरू वाली जिंदगी तो तालीम मुकम्मल करने में गुजरी। और मैं खुशकिस्मत था कि मैं अपने मास्टर्स के दौरान, जब मैं मास्टर सोशल वर्क में कर रहा था, तो मुझे फाउंटेन हाउस में डॉक्टर शीचल साहब के साथ एज ए वॉलंटियर काम करने का मौका मिला। ठीक। और वहाँ और मैं ये भी मुझे फख्र है कि मैं उनकी ना सिर्फ उनकी टीम का हिस्सा बना, बल्कि मौजूदा जो फाउंटेन हाउस आज जहाँ काम कर रहा है इस बिल्डिंग में, पहला दिन जो था वो मैं उसके साथ था, यानी उन मरीजों के साथ था, या उस मैनेजमेंट के साथ था। बाद में फिर मैंने CSS किया, छोड़ दिया सारा कुछ, सरकारी नौकरी अख्तियार की। उसके बाद दोबारा रिटायरमेंट के बाद मैं इस फील्ड में फाउंटेन हाउस से ही शुरू किया और ये बाकी NGOs को भी ज्वाइन किया। मतलब वो जज्बा तो मेरे अंदर था, लेकिन जो एक्सपीरियंस था आपका फाउंटेन हाउस का वो बहुत फिर काम आया होगा ना जी। वो याद कभी मेरे ज़हन से नहीं निकली, वो इसलिए कि 1 साल से ज्यादा अरसा मैं जब यहाँ काम करता रहा, वॉलंटियर भी किया, फिर जॉब भी यहीं। तो लेकिन सरकारी नौकरी में आपको पता है कि इस तरह के कामों के लिए ना टाइम मिलता है, ना कुछ, और ना कर पाते हैं। तो ये गुज़श्ता तकरीबन कुछ अरसे से जब मैं फारिग हुआ हूँ, तो फिर अभी मैं ये इनको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ और तमाम कामों के लिए ज्यादा एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है कि आप अगर 1 महीने में भी एक एंटिटी को मिल जाए, ये कुछ इट्स नॉट रेगुलर फॉर मी, फॉर एवरीबॉडी, ज़ाहिर है कुछ और भी काम करना है। तो ये मेरे ख्याल में कि एक ऐसा जो काम है, इसके लिए आपका और फाउंटेन हाउस के साथ जो एसोसिएशन है वो एक समझ लें कि हमारा खुद लगाया हुआ पौधा है।
تو اس کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ کیا کیا کریں. اور ایک اسی سلسلے میں میرے خیال میں ذکر کرنا چاہیے سوشل جسٹس میں کہ جو اخوت جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, چیئر پرسن ہے, جو اخوت سوشل جسٹس اور ان ایکوالٹیز کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے ایک کام کر رہی ہے, اس کا ذکر کیے بغیر کسی سوشل جسٹس کے دن کا مکمل احاطہ نہیں ہم کر سکیں گے. اور ان لوگوں کے محروم طبقوں کے لیے جن کو کہ کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا, اور یہ قرض حسنہ کی مائکرو فائنانس کی جو بہت بڑی اسکیم آرگنائز کی گئی, یہ اس وقت ماشاءاللہ لاکھوں جو فیملیز اس سے مستفید ہو سکتی ہیں, اور کئی ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں لگ چکا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل پہ اس کا ذکر ضرور مجھے کرنے کا موقع ملا کہ وہ اخوت جو ہے وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے کہ وہ طبقے 500 روپے سے لے کے, اگر آپ سوچیں 500 روپے سے لے کے 25,000 روپے تک کا قرضہ جو ہے کہ اور بغیر کسی کولیٹرل کے, اور ہماری ریکوری اس میں اخوت میں 98% ہے, کوئی لون کی ڈیفالٹ میں بلکہ 99% میں کہوں گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا گیپ جو یہ جو آج کے دن کے حوالے کہ ان ایکوالٹیز کو ختم کر, وہ لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں, اپنا روزگار اختیار کرتے ہیں, خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے جو بھی اس میں اپنے اس قابل ہے, اور بغیر کسی سفارش کے وہ اپنا یہ قرض لے سکتا ہے اور وہ ہمیں واپس کرتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ اسی جگہ پہ یہ اسی معاشرے میں ایک ایسا چشمہ ہم نے رواں دواں کر دیا کہ جس سے کہ ان کے روزگار کا بندوبست ہوا, ان کی معاشی بحالی کا ہوا, اور یہ سوشل جسٹس جو ہے وہ اپنے اس محروم طبقے کے لیے مہیا کر دیا. معاشی بحالی کی بات کی آپ نے, ہوتا یہ کہ روزگار جو ہے اگر انسان کا پیٹ جو بھرا ہوگا تو وہ ظاہر بات ہے کرائم نہیں کرے گا, وہ کسی بیڈ ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گا, اور وہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی شہید بنے گا. اور یہ جو تھیم ہے اس کی وہ ہے ہی, اس میں تھا ہی کہ جی انوائرمنٹلی سسٹینیبل اکانومیز اینڈ سوسائٹیز. وہ اکانومی اگر کسی کی ہوگی, جو آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بھرا ہوا پیٹ ہے وہ نہ جرائم کی طرف جائے گا, نہ وہ تخریب کاری کی طرف جائے گا, وہ یہی کہے گا کہ میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام کوششوں کے باوجود جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے, دیکھیں لوگوں کو طبی ضروریات ہیں, ان کی دوائی اخراجات ہیں, ان کو میڈیسن چاہیے, ان کو علاج معالجے کی میڈیسن تو 80% اور مہنگی ہو گئی ہیں. میڈیسن کی بات کرتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پہلے ہی خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور اس کے لیے یہ اگر اس طرح کی مہنگائی ہے یا اس طرح کے جو حالات ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اس یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ان پالیسیز کو جو انہوں نے بنائی ہیں اگر وہ امپلیمنٹ کرنے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بندہ جو روٹی کے لیے بیچارہ ترس رہا ہے, اس کو کھانا جب مل جاتا ہے تو یہ باقی ضرور دیکھیں ایک انسان کی گروتھ اور سسٹینیبلٹی کے لیے اس کی مینٹل, فزیکل ہیلتھ اور اکنامک ہیلتھ کو درست ہونا, اور پھر یہ تمام چیزیں اس کی سوشل ہیلتھ کو امپروو کریں. لبنہ اگر کہہ رہی تھی کہ جی کہ وہ بچیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں, یا مطلب یہ دیکھیں کہ وہ جو میاں بیوی کا جو جھگڑے سارے, اس میں ایک اکنامک فیکٹر اس میں آئے گا, سوشل فیکٹر اس میں آئے گا. اس کے بعد یہ ان محرومیوں کا کہ جو خواتین